ऑलराइट, और मार्केट मास्टर्स में आज हमारे साथ मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीईओ सौरभ मुखर्जी सर शो में शामिल हो चुके हैं। सौरभ सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले कि मैं सवाल जवाब का सिलसिला सर के साथ शुरू करूं, एक क्विक आपको इंट्रोडक्शन सर के बारे में दे देते हैं। सर अभी तो वैसे फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के साथ। इससे पहले एम्बेड कैपिटल के साथ ये बतौर सीईओ रह चुके हैं साल 2018 तक। ये फाउंडिंग डायरेक्टर है एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स, जो कि एक ट्रेड बॉडी है, और साथ ही सेबी की वर्किंग ग्रुप के साथ भी इसका हिस्सा बने हुए हैं। सर की अगर पढ़ाई की तरफ नज़र डालें तो सर ने बीएससी इकोनॉमिक्स में की है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और साथ ही एमएससी इकोनॉमिक्स भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी के साथ सर ने की है। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले क्या लगता है, संकट काल पीछे छूट गया है, फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 हमारे पीछे है और बहुत सारी दुविधाएं थी, वॉर था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद होना था, डील को लेकर भी बड़ी सारी चिंताएं थी। क्या लगता है सर, संकट काल हमारे पीछे है, अब यहाँ से कह सकते हैं कि एक मजबूती का ट्रेंड मार्केट के लिए शुरू हो रहा है? नेहा जी, बोलने की तो इच्छा है कि संकट काल पीछे है, बट वास्तविक बात यह है कि काफी सारे संकटें इंडिया के सामने हैं। दिक्कतें काफी भारी आएगी देश के लिए। तो पहला जो है माहौल, जो वीक अर्निंग्स ग्रोथ था, कमजोर अर्निंग्स ग्रोथ, जो करीबन 3 साल से निफ्टी को सता रहा है। मेरे ख्याल से इस क्वार्टर भी, मतलब जून वाला क्वार्टर भी कमजोर रहेगा निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ। और मुझे सेकंड क्वार्टर में, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर में भी कुछ खास आसार दिख नहीं रहे कि अर्निंग्स ग्रोथ में उछाल दिखेगी। और जो ब्रॉडर माहौल जो है कि नौकरियां जा रही हैं आईटी सर्विसेज में, आप हर हफ्ते अनाउंसमेंट सुन रहे हो कि ग्रोथ, डॉलर ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ की गुंजाइश दिख नहीं रही है। और बड़े बड़े आईटी सर्विसेज कंपनीज के अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखो तो लगातार 10,000 20,000 लोगों की हर एक कंपनी लेवल पे जॉब्स जा रही है। सो वाइट कॉलर जॉब्स की जो दिक्कतें इंडिया के सामने लास्ट 3 साल है आई है, जो वीक अर्निंग्स ग्रोथ की दिक्कत आई है, और साथ ही साथ दबाकर मिडिल क्लास ने कर्जा उठाया लास्ट 5 साल, ये संकटें अभी गई नहीं है। मेरे ख्याल से दिक्कत अभी भी बरकरार है। इसीलिए मेरी सलाह रहेगी, जो दर्शक हैं आपके, क्वालिटी पे फोकस रहे। क्वालिटी इस साल पहली बार कमबैक किया है। चार चार साल क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश काफी निराशाजनक रहा। 22 23 24 25 क्वालिटी ने अच्छी प्रदर्शन नहीं दिखाई, बट 2026 में क्वालिटी का शानदार रिटर्न आया है और उसमें आप लोग शामिल हो सकते हो। तो जाने माने स्टॉक्स हैं, इन स्टॉक्स का मैं आपके चैनल पे बहुत सालों से डिस्कशन कर रहा हूँ। क्वालिटी वापस आया है, और यूजुअली संकट में ही क्वालिटी वापस आती है। जब दिक्कत होती है इकोनॉमी को, अर्निंग्स ग्रोथ कमजोर होती है, फीकी होती है, यूजुअली तब क्वालिटी वापस आती है। सर ये बात आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन सर अब इसमें चुनाव कैसे किया जाए? क्योंकि अब देखिए, हम देख रहे हैं कि रिजल्ट सीजन की यहाँ पर शुरुआत हुई और अभी तक जितने भी हमने क्वार्टर वन के बिजनेस अपडेट्स आते हुए देखे हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पर बड़े प्राइवेट बैंकों की तरफ से, या फिर आप कंजम्पशन स्पेस से देख ले, एफएमसीजी स्पेस के धीरे धीरे करके जो यहाँ पर बिजनेस अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, वो शायद इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपको एक बेहतर क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखेगी। क्या ये मानना सही है, और आपकी पिक्चर क्या बन रही है इस क्वार्टरली परफॉर्मेंस को लेकर? देखिए, हुआ क्या है इंडिया का लास्ट 5 साल में, निफ्टी का जो करीबन 60-70% वेट है, वो पीएसयूज की तरफ, मेटल्स माइनिंग की तरफ, ऑयल एंड गैस की तरफ, कंस्ट्रक्शन, हैवी इंजीनियरिंग की तरफ चला गया है। और वहां पे मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है कुछ खास ग्रोथ दिखेगी। वो पीएसयू बैंक्स हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, भारत सरकार का जो ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड की जो छवि है, तो वो पूरा, अगर हम 70%, 60-70% निफ्टी का जो वेट है वो कमजोरी में रहेगा, वहीं से अर्निंग्स ग्रोथ नीचे खिंच जाएगी। ये बात जरूर है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एफएमसीजी में पैट ग्रोथ 10 से 15 के बीच में दिख सकती है। मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एफएमसीजी में 10 to 15% पैट ग्रोथ की गुंजाइश है। लेकिन जो निफ्टी के जो कमजोर हिस्से हैं, लास्ट 2-3 साल से जो जो नीचे खींच रहे हैं निफ्टी को, वो पूरा जो सिक्लिकल जो सेक्टर्स हैं, पीएसयू के साथ जुड़ा हुआ जो सेक्टर है, उसमें मेरे ख्याल से कमजोरी बरकरार रहेगी। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे
इंडेक्स लेवल पे अर्निंग्स ग्रोथ मेरे को लग रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में फिर से सिंगल डिजिट में आएगी। शायद 2 सिंगल डिजिट में भी आ सकती है। मिड कैप स्मॉल कैप में अर्निंग्स ग्रोथ 15 से 20% पिछले 2 क्वार्टर भी आई थी। मेरे ख्याल से मिड कैप स्मॉल कैप में अर्निंग्स ग्रोथ ठीक ठाक दिखेगी। बट निफ्टी जो हमारा ब्रॉडर बेंचमार्क इंडेक्स है, वहां पे मुझे लग रहा है कमजोरी फिर से दिखेगी। ओके। अच्छा सर, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए और हमारे बाजारों के लिए दो सबसे बड़ी दिक्कतें थी। एक थी एफआईआईज की भारी भरकम बिकवाली और दूसरा था कच्चे तेल का बेतहाशा तेजी के साथ भागना। कच्चा तेल प्री वॉर लेवल्स पर आ गया है और उसी लेवल को 70-72 को होल्ड कर रहा है। एफआईआईज बहुत बड़ी खरीदारी तो नहीं कर रहे, लेकिन जो बड़ी बिकवाली वाला एक सिनेरियो था, एक पीरियड था, वो ऐसा लग रहा है कि पीछे छूट रहा है। आपकी क्या रीडिंग है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों फैक्टर्स को देखते हुए? सो एफआईआई वाले मुद्दे पे मैं कुछ हद तक आपसे सहमत हूं नेहा जी। दैट जो हैवी सेलिंग थी, हफ्ते में 15,000 करोड़ एफआईआई बेच रहे थे 2026 में। शायद वो वाली 15,000 करोड़ वाली हफ्ते में बिक वाली ना दिखे, बट फिर भी मुझे एफआईआई में कुछ खास जोश नहीं दिख रहा है। मैं हाल ही में यूएस, यूके और कनाडा का दौरा करके आ रहा हूँ। वहाँ पे काफी काफी मायूस नजर आए एफआईआई, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि इंडिया इकलौता देश है, दुनिया के बड़े मार्केट्स में इंडिया इकलौता देश है जो एफआईआई के ऊपर कैपिटल गेन्स टैक्स ठोकता है। और उनका कहना है कि बॉन्ड्स पे भी अगर इंडिया ने हटा दिया, बॉन्ड्स पे जून के महीने में भारत सरकार ने, आरबीआई ने, भारत सरकार ने घोषणा की जून के महीने में कि विदेशियों को बॉन्ड्स के ऊपर अब ना तो विथहोल्डिंग टैक्स देनी पड़ेगी और ना ही कैपिटल गेन्स टैक्स देनी पड़ेगी। सो एफआईआई जो इक्विटी इन्वेस्टर है, उनका जो कहना है कि हमारे साथ ऐसा क्यों ताल्लुक किया जा रहा है, दूसरा कोई देश विदेशियों पे सीजीटी नहीं मारता है, तो इंडिया क्यों इंसिस्टेंट है। याद रखना चाहिए कि 2018 तक, 2004 से 2018 तक भारत ने भी, हिंदुस्तान ने भी एफआईआई के ऊपर इक्विटी सीजीटी नहीं लगाया था। 2018 में ये 10% पे लागू किया गया और 2024 में ये 10 का 12.5% हो गया। सो ये टैक्स काफी उनके लिए एक ड्रैग है। ये उनके लिए इंडिया में इन्वेस्ट करना महंगा बना देता है। तो उम्मीद है कि जो आने वाला बजट है, शायद उसके पहले भी अगर भारत सरकार ये टैक्स हटा दे तो एफआईआई सेलिंग की जगह मेरे ख्याल से एफआईआई बाइंग दिखेगी। तो वो हो गया एफआईआई वाला सिलसिला, जहां पे होपफुली 15,000 करोड़ प्रति हफ्ते बिकवाली रुकेगी एंड होपफुली वी विल सी अ लोअर नंबर। अब आते हैं जो 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 ब्रॉडर आप इशू छेड़ रहे हो कि एट दीज वैल्यूएशन अभी भी निफ्टी 16-17 टाइम्स पे है, अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में है। इंडिया खूब अट्रैक्टिव मार्केट है क्या दुनिया के मार्केट्स में से? मेरे ख्याल से अभी भी लॉजिक बनता नहीं है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एफआईआई की बिकवाली घटेगी अगर भारत सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स हटा दे। बट फॉर एफआईआई टू कम बैक बड़े पैमाने पे हमको अर्निंग्स ग्रोथ वापस लानी पड़ेगी और जिसके लिए इंडेक्स का कॉम्पोजिशन चेंज होना पड़ेगा। जो पीएसयू वाले सेक्टर हैं, सिक्लिकल वाले सेक्टर हैं, मेटल्स माइनिंग जैसे सेक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर, उनकी वेट धीरे धीरे घटेगी। और जो सेक्टर्स में जहाँ पे तेजी है, जैसे आप सटीक बोल रहे हो, प्राइवेट बैंक्स, एफएमसीजी, जो सेक्टर्स में तेजी है उनका वेट धीरे धीरे जब बढ़ेगा, फिर से निफ्टी का जो पुराना छवि जो 10 साल पहले था, जब वो फिर से नजर आएगा, तब मेरे ख्याल से निफ्टी में डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ भी फिर से दिखना शुरू हो जाएगा। ओके। सर, एक और फैक्टर जो मैं कच्चे तेल का जिक्र कर रही थी कि कच्चा तेल प्री वॉर लेवल्स पर आ गया है, अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि वॉर प्रीमियम, जो रिस्क प्रीमियम है, वो निकल चुका है। प्लस रुपया 96 या 97 के आसपास का लो छूने के बाद थोड़ा स्टेबलाइज होने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी भी दिक्कतें आ रही हैं। इन दोनों फैक्टर्स को आप कैसे देखते हैं? क्या एक सस्ता कच्चा तेल, $70-75 पर कच्चा तेल हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक है? क्या इसको सपोर्ट मिलेगा? प्लस रुपया, ये क्या स्ट्रेंथन होता दिख रहा है? तो जो ईरान वॉर के एंड के बाद जो रिलीफ रैली देखने की उम्मीद थी, वो काफी हद तक दिख चुकी है नेहा जी। इसके आगे क्यों इंडियन मार्केट और रैली करेगा तेल के भाव नीचे आने पे, मैं श्योर नहीं हूँ। और ओवर द वीकेंड जो मिनिस्टर हैं, जो रेलेवेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बोला कि रिटेल लेवल पे, पेट्रोल पंप लेवल पे डीजल और पेट्रोल के भाव घटाए नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि ओएमसीज को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अभी भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। सो अगर रिटेल लेवल पे पब्लिक को अभी भी सस्ता तेल और सस्ता डीजल नहीं मिलेगा, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि इकोनॉमी को कहाँ से फायदा मिलने वाला है। बट ईरान वॉर के अंत के बाद जो रिलीफ रैली देखने की उम्मीद थी, वो दिख चुकी है। अच्छी बात है। उम्मीद है कि ऑयल इसी लेवल पे रहे और उम्मीद है कि आज से 3-4 महीने बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फिर से
डीजल और पेट्रोल के भाव घटाने लगे, फिर से 100 की तरफ उसको उसको ले जाए। रही बात रुपये की, रुपये के लिए मेरे ख्याल से सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल इशू है कि आईटी सर्विसेज जिस पैमाने पे पहले हमको फॉरेन एक्सचेंज कमा के देते थे, आईटी सर्विसेज इंडिया के लिए करीबन 300 से 350 बिलियन, 350 बिलियन डॉलर्स के आसपास विदेशी मुद्रा इंडिया के लिए कमा के ले आते थे। एआई की वजह से वो जमाना खत्म हो रहा है। एआई की वजह से आईटी सर्विसेज के पास वो क्षमता नहीं रही कि भारी पैमाने पे 350 बिलियन डॉलर कमा के लाए, जिससे आप और मैं विदेशी सामान जो हम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लेते हैं वो खरीदते रहें। और जब तक ये माहौल बरकरार रहेगा कि आईटी सर्विसेज का जो 30 साल का शानदार प्रदर्शन था वो पिस रहा है एआई की वजह से, मेरे ख्याल से रुपये के ऊपर स्ट्रक्चरल प्रेशर बरकरार रहेगी। एफसीएनआर डिपॉजिट्स के एफसीएनआर डिपॉजिट्स के भरोसे, ईसीबी के भरोसे कुछ हद तक रुपये को सहारा दिया जा सकता है, जो आरबीआई प्रयास कर रहा है। बट स्ट्रक्चरली स्टोरी मेरे ख्याल से रुपये की है कि वो 100 तोड़ के आगे बढ़ेगा, और साथ ही साथ हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को प्रोत्साहन मिलेगा। हम मार्सेलस में हर रोज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट स्टॉक खरीद रहे हैं, बिकॉज हमें लग रहा है कि रुपये की कमजोरी पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट स्टॉक्स के लिए ये अच्छी खबर है। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स, रुपये का कमजोरी, ये एक नई छवि है इंडियन मार्केट की। इंडिया का एक जो जो नया दिशा में इंडियन मार्केट जाएगा वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग होगा रादर देन आईटी सर्विसेज ओरिएंटेड। ओके सर, सिंस आपने यहाँ पर एआई थ्रेट का जिक्र किया और आईटी कंपनियों का भी, अब इंडियन आईटी कंपनियों पर, इस सेक्टर पर आपका क्या व्यू बन रहा है? अच्छा देखिए, एक दो स्टॉक्स हम लेके बैठे हैं क्योंकि हमको लग रहा है एक दो आईटी कंपनीज पिवट कर पाएंगी। पुराना जो ढांचा था, पुराना ढांचा क्या था, इंडियन आईटी सर्विसेज का टाइम एंड मटेरियल्स पर बिलिंग करते थे। वो विदेशी कंपनीज को बोलते थे कि हम इतने लोगों को लगाए हैं, इतने लोगों का प्रति घंटे इतना रेट आता है, आप हमें इतना पैसा दीजिए, और एक 20-25% का मार्जिन कमाते थे। वो स्टोरी खत्म हो चुकी है। विदेशी कंपनी बोल रहे हैं आप फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया में हमारे ख्याल से एक दो आईटी सर्विसेज कंपनी आगे बढ़ पाएंगी। तो काफ़ी सालों से अब हमारा परसिस्टेंट और एचसीएल टेक में पोजीशन है, वो लेके हम बैठे हुए हैं। इसके अलावा मुझे ब्रॉडर सेक्टर पे मुझे मुझे चिंता है। ब्रॉडर सेक्टर पे चिंता है बिकॉज दिख रहा है कि क्वार्टर पे क्वार्टर, साल पे साल डॉलर बिलिंग इनकी ग्रो नहीं कर रही है। दुनिया में इतना बड़ा टेक बूम चल रहा है और उसके बीच में हमारे देश की आईटी सर्विसेज की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ कुछ खास आ नहीं रही है, क्योंकि वेस्टर्न कंपनीज आईटी सर्विसेज की बदौलत एआई का इस्तेमाल कर रही है। और ये स्टोरी मेरे ख्याल से आगे बढ़ती रहेगी। जो मुझे खबर आ रही है कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में भी बड़े बड़े हमारे आईटी सर्विसेज कंपनीज को दिक्कतें होंगी ऑर्डर बुक बढ़ाने में। और उनको ऑर्डर बुक बढ़ाने में क्या, जो जमे हुए ऑर्डर है वहाँ पे भी उनको कैंसिलेशंस झेलने की शायद दिक्कत आ सकती है। बिकॉज फॉर्चून 500 कंपनीज बोल रहे हैं कि अब इंसान नहीं चाहिए, एआई चाहिए। और इसका आप असर इनके हेड काउंट पे भी देख सकते हो। एनुअल रिपोर्ट्स में आप देखेंगे बड़े बड़े आईटी कंपनीज कोई 25,000 लोग निकाल रहा है तो कोई 15,000 निकाल रहा है। वो इस पे ऊपर प्रेस रिलीज नहीं करते हैं, बट एनुअल रिपोर्ट में नंबर दिखता है किस किस पैमाने पे वो हेड काउंट घटा रहे हैं। ऑलराइट। अच्छा सर, मॉनसून भले ही देरी से आया, थोड़ा सा सस्पेंस भी क्रिएट किया, लेकिन अब इसकी चाल थोड़ी बेहतर लग रही है। ये आपके लिए कितना बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, अगर है भी तो कि नहीं, इस पर आप क्या व्यू रखते हैं सर? हाँ जी, मानसून और दिवाली, नेहा जी, दो चीजें जिसके बेसिस पे मैंने कभी निवेश किया नहीं है। मुझे बहुत रोमांचक लगता है कि लोग बारिश, दिवाली और इस जैसे हर साल के एनुअल इवेंट्स पे ट्रेडिंग कर लेते हैं। हाँ, हम खुश हैं कि बरसात मुंबई में दबा के आई है, और जो पानी की दिक्कत आ रही थी मुंबई को वो घट के आए। उम्मीद है कि नॉर्दर्न इंडिया में भी दबा के बारिश आ जाए। ऑलराइट। अच्छा सर, कौन कौन से सेक्टर्स पर आप फोकस कर रहे हैं, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए या इस वित्त वर्ष के लिए कौन से सेक्टर्स हैं जिन्हें आप अवॉइड करेंगे या सेल करेंगे? तो देखिए, जैसे मैं बोल रहा था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स हमको अच्छी स्टोरी लग रही है। हमें लग रहा है रुपये 100 तोड़ेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का फायदा इंडिया को मिलेगा। चाइना प्लस वन एक बड़ी स्टोरी है। वेस्टर्न कंपनीज मायूस हैं चाइना के साथ, और वो चाइना को रिप्लेस करना चाहते हैं कुछ हद तक इंडिया का सामान खरीद के। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स का डट कर निवेश कर रहे हैं। कुछ हद तक रिलेटेड, बट इसकी एक अलग स्टोरी भी है। फार्मा में हमें डोमेस्टिक स्टोरी भी दिख रही है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टोरी भी दिख रही है, करेंसी का भी सहारा है। और फार्मा के जो सप्लायर्स, जो एंसिलरीज हैं, जो फार्मा को एपीआई देते हैं या इंटरमीडिएट्स देते हैं, उसमें भी हम निवेश कर रहे हैं। तीसरा है हेल्थ केयर। भारत सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि आयुष्मान भारत
सरकार का बड़ा प्ले है। वो खुद सरकार खर्चा नहीं करेगी। आयुष्मान भारत के सहारे वो चाहती है कि हिंदुस्तान को हेल्थ केयर का एक्सेस मिले। तो हॉस्पिटल्स हो, डायग्नोस्टिक्स हो, दवाई हो, ये पूरा जो डोमेस्टिक हेल्थ केयर का सेक्टर है इसमें हम डट कर निवेश कर रहे हैं। और फाइनली क्वालिटी सिक्लिकल्स, जैसे मैं बोल रहा था, क्वालिटी का के लिए दिक्कत वाले साल रहे 22, 23, 24, 25। पीएसयू बैंक भागे, बट हमको लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का अच्छा टाइम आ गया है। और काफ़ी सालों से, आई थिंक करीबन 9 साल से एचडीएफसी बैंक लेके बैठे हैं। बड़ा पोजीशन था, बड़ा पोजीशन है, वो लेके बैठे हैं। साथ ही साथ कुछ पोर्टफोलियोज में आईसीआईसीआई बैंक लेके भी कि हम लोग निवेश कर बैठे हैं। सो क्वालिटी लेंडर्स, दवाई की कंपनी, डोमेस्टिक हेल्थ केयर और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्टिव रवैया है। जो चीज़ों को हम इतने साल अवॉइड करते आए हैं वो उनको अवॉइड करते जा रहे हैं। पीएसयूज में हम निवेश नहीं करते। मेटल्स, माइनिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस, इन सबसे दूर रहते हैं हम लोग। सर, थैंक यू सो मच समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के माय लिए। प्लेजर। भारत की अर्थव्यवस्था, बाजार और तमाम सेक्टर्स पर कहाँ मौके और किनसे रहना है दूर, सब पर विस्तार से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।